अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सबको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम, आ रही है। स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर नजर आ रहा है? नो मैम। एक नो मिनट, मैम। अब आ रहा है? नो मैम। अभी भी नहीं आ रहा। एक मिनट, ठीक है। लेक्चर नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? जो पिछला लेक्चर था, याद है किसी को? मैम एंटीवायरल ड्रग्स। शाबाश। एंटीवायरल ड्रग्स में क्या क्लासिफिकेशन पढ़ी थी? उसको रिवाइज किया था घर जाके जब लेक्चर के बाद? यस मैम। जी जी, बताएं, क्लासिफिकेशन बताएं उसकी, एंटीवायरल की किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? सबके पास लेक्चर है? यस मैम, मैं हम एंटीवायरल ड्रग्स पढ़ी थी। सबसे पहले हमने एंटी हर्पीज ड्रग्स पढ़ी थी। ओके, कौन सी होती है एंटी हर्पेटिक ड्रग्स? एंटी साइक्लोवर पढ़ी थी। ठीक है, और एंटी हर्पेटिक ड्रग्स के अलावा कौन सी ड्रग्स पढ़ी थी? गैन साइक्लोवर पढ़ी थी मैम। शाबाश। ए साइक्लोविर, गैन साइक्लोविर, और इसके अलावा और कौन सी क्लासिफिकेशन थी? HIV की कोई और क्लास? जी, एंटी रेट्रो मैम मेडिसिन फॉर वायरल। स्कारनेट भी पढ़ी थी। एंटी दो और रेट्रो भी थी। पढ़ी थी। एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स पढ़ी।
शाबाश। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में कौन सी फर्दर क्लासिफिकेशन थी? ज़िडोविडीन। ओके। फोर रिवर्स क्लासिफिकेशन सबसे ट्रांसक्रिप्टेज मेन वो इनहिबिटर्स थी कौन ना, से होते हैं? ज़िडोविडीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। ज़िडोविडाइन। ओके, और बच्चों आप लोग रिवाइज नहीं करते और बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी जब आप लोगों ने सारा ये कोर्स इकट्ठा करना होगा ना। सारे लेक्चर जब आप लोग कंबाइनली करेंगे, 20 लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप साथ के साथ इसको नहीं रिवाइज करोगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, वो ये है कि जो सेकंड सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है दैट विल हेल्ड ऑन 12th of January, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेक्शन ए को बता दी है ये बात, आपको भी बता रही हूँ। 12 जनवरी को आपका ये होगा सिनेरियो बेस्ड एग्जाम जो सेकंड वाला है, और उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, 4 तो मैंने इंक्लूड कर दिए थे। वो कौन से थे? एंटी फंगल, ठीक है, एंटी मलेरियल वाला लेक्चर जिसमें एंटी प्रोटोजोज और एंटी हेलमिंथ्स भी आ गई थी। थर्ड वाला लेक्चर जो था वो था एंटी वायरल ड्रग्स, एंड फोर्थ वन इज दिस। और टुडेज लेक्चर, ठीक है, ये है एंटी कैंसरस ड्रग्स। और जो फिफ्थ लेक्चर उसमें मैं शामिल कर रही हूँ दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। So these 5 lectures are included in the second scenario based exam held on 12th of January इंशाल्लाह, ठीक है। Your presentation deadline जो आपने मैम मुझे टॉपिक सबमिट रिवाइज कर करवानी है, दें। 5 lectures, 5 topics are included, 5 group of classes are included in our second scenario based exam. First one is anti-fungal drugs, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज एंटी मलेरियल ड्रग्स, और एंटी मलेरियल ड्रग्स के ही लेक्चर में एंटी प्रोटोसोल्स एंड एंटी हेलमिंथ्स हैं। द थर्ड टॉपिक इंक्लूड इन दैट एग्जाम इज एंटी वायरल ड्रग्स जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर इज एंटी कैंसरस या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, आज वाला जो लेक्चर है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, इनको एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। और फिफ्थ वाला जो लेक्चर उसमें इंक्लूड है दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो एंटीबायोटिक्स की कंटिन्यूएशन में एक लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर नंबर आप देख लें वो कौन सा है, लेकिन यही टॉपिक्स आपके आएंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम में। समझ आ गई है सबको? यस मैम। कौन कौन से एडवाइस करें? मैम एंटी फंगल है, एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसरस और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, शाबाश। ओके, नाउ टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, ठीक है। First of all, an important thing here is what is anti-neoplastic drug? Anti-neoplastic drug is the same like anti-cancerous drugs. एक ही चीज के, एक ही ड्रग के दो नाम हैं, एंटी-नियोप्लास्टिक या एंटी-कैंसरस ड्रग्स। बिकॉज कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहा जाता है। नियोप्लाज्म जो होते हैं बेनाइन होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं, ठीक है, और इनको कार्सिनोमास भी कहा जाता है। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर द सेम लाइक एंटी कैंसरस ड्रग्स। तो वाइवा में परेशान नहीं होना कि एंटी कैंसरस ड्रग्स कौन सी हैं और एंटी न्यूप्लास्टिक कौन सी है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। नाउ हाउ दे एक्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेरेपी जो दी जाती है कैंसर के पेशेंट्स को, और उनमें जो ट्रीटमेंट होता है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है। सिस्टेमिक जो बेसिकली जो कीमोथेरेपी होती है, जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं, दे आर द ड्रग्स यूज्ड व्हेन कैंसर इज डिसेमिनेटेड इन द बॉडी, ठीक है। पूरी बॉडी में डिसेमिनेट हो गया होता है, आपको सस्पिशन होता है बीइंग अ डॉक्टर कि इसका अब जो कार्सिनोमा है पेशेंट का वो बॉडी में डिसेमिनेट हो गया है, और आप ये सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट को सर्जिकल रिमूवल के साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की भी जरूरत है। नाउ व्हाट इज द सर्जिकल रिमूवल? व्हेन दैट कैंसर मास इज लोकलाइज्ड टू वन एरिया। लोकलाइज्ड मास है किसी जगह पे, तो आप उसको सर्जिकली इजीली रिमूव कर लोगे। रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन से उसको ब्रेक किया जाता है। लेकिन जब आप ये सस्पेक्ट कर रहे होते हो कि कैंसर इज इन स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 4 में तो ये होता है ना कि मेटास्टेसाइज हो जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाके जो है वो डिपॉजिट होता है और वहां पे जो है वो डैमेज कॉज करता है। बट डिसेमिनेशन होती है कि जब आप सस्पेक्ट करते हो कि कैंसर जो है वो अब बॉडी में फैल चुका है, तो कीमोथेरेपी अलोंग विद रेडियोथेरेपी दी जाती है। अगर तो कैंसर
स्टेज 1 है, लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे है, आपने उसे डिटेक्ट कर लिया तो आप वहां पे क्या करते हो, सर्जिकल उसका रिमूवल कर देते हो. But chemotherapy is the treatment very commonly used nowadays in order to eradicate the cancer. Now, what is neoplasm? What is carcinoma? Basically, when there is abnormal growth of cells, ठीक है, सेल्स जो नॉर्मली ग्रो करते हैं, आपको पता है कि हर जगह की एपिथेलियम जो है स्पेसिफिक टू दैट एरिया होती है. ओरल कैविटी की जो एपिथेलियम है, वेजाइनल कैविटी की है, इसी तरह से इंटेस्टाइन्स की है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है. इफ सम एबनॉर्मल सेल ग्रोथ अकर एट अ नॉर्मल साइट, ठीक है, जब सेल्स में एबनॉर्मल चेंजेस आ जाती हैं और उनकी ग्रोथ बहुत एक्सेसिवली अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अपोप्टोसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता बॉडी में, ठीक है. अपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. बॉडी में एक प्रिवेंटिव, एक आप ये समझ लो कि एक तरह से एक मैकेनिज्म है जो कि बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल मैकेनिज्म है, दैट इज अपोप्टोसिस. कि जब सेल्स की कहीं पे एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो अपोप्टोसिस से ग्रोथ को लिमिट कर लिया जाता है. बट इन केस ऑफ कार्सिनोमास अपोप्टोसिस नहीं होती और सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहती है. And there are some abnormal changes occurred in the cell like dysplasias, metaplasias. आप जब cancerous cells को under microscope देखते हैं तो there are different kind of cancerous neoplastic changes occurs in the cells. न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आती हैं? जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है, डेंस क्रोमाटिन मटेरियल होता है. सेल्स की एबनॉर्मल शेप होती है, ठीक है, और वो एबनॉर्मली ग्रो करते जा रहे होते हैं, ठीक है. उन सेल्स की ग्रोथ को लिमिट करने के लिए वी हैव टू गिव दीज कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, आल्सो कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसरस एजेंट्स. ओके, समझ आ गई? नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Okay. What is the classification of these agents? Classification of anti-neoplastic agents, mechanism of action, resistance to anti-neoplastic agents and some treatment protocols. अब हम जब भी कोई भी ग्रुप ऑफ क्लास पढ़ते हैं, ड्रग्स की कोई भी क्लास पढ़ते हैं, तो हम किस तरह से ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं इन ऑर्डर टू देयर सिमिलैरिटीज. जो ड्रग्स एक जैसी बिहेव करती हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होते हैं, उनके साइड इफेक्ट सेम होते हैं, उनको हम एक क्लास में रख देते हैं. इसी तरह से हम ग्रुप्स बना देते हैं डिफरेंट ड्रग्स की, ठीक है, और हम किस तरह से उसकी फिर स्टडी करते हैं बाय स्टडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, देयर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, एंड हाउ दे मेटाबोलाइज इन द बॉडी, how they excreted from the body, ठीक है. So they are all the points we have to cover under these agents also. Okay, now what is the classification of anti-neoplastic agents? First of all, cytotoxic drugs. Cytotoxic drugs are the very important drugs, ठीक है. Cytotoxic drugs, as the name indicates, they are the drug directly acting on the cells. Cells को किस तरह से destruction करती हैं? By destructing their DNA, by destructing their RNA, by destructing their metabolites, ठीक है. DNA और RNA के लिए आपको पता है, DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए फोलेट रिक्वायर्ड होता है, प्यूरिन रिक्वायर्ड है, पायरिमिडीन रिक्वायर्ड है. तो इन सब चीजों की डिस्ट्रक्शन करते हैं ये साइटोटॉक्सिक एजेंट्स. द नंबर 2 ड्रग्स आर हार्मोन्स. हाउ हार्मोन्स एक्ट एज कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स. आपको याद होगा कि जब मैं आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पढ़ा रही थी तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में स्पेसिफिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या करता है, द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज टू डिक्रीज द लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. लिम्फोसाइटोपिनिया करता है और जिसकी वजह से इसको लिम्फोमास में एज अ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट यूज करवाया जाता है, ठीक है. तो लिम्फोमास आर ऑफ 2 टाइप्स, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, ठीक है. तो glucocorticoids are the drug used as the treatment of lymphomas. Estrogen को breast carcinomas के लिए यूज किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन्स को भी यूज किया जाता है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पे, एंटी एंड्रोजेंस को यूज किया जाता है in order to treat some prostatic carcinomas, ठीक है. तो these are all the hormonal effects of or hormonal chemotherapeutic agents. Number 3 class is miscellaneous. Miscellaneous means that some other drugs are also
very important drugs for chemotherapeutic agents as chemotherapeutic agents, but they are not basically they are not like a single class, ठीक है, they are of different drugs. उसको हम miscellaneous एक अलग से हमने ग्रुप में रख दिया है. हाइड्रोक्सीयूरियाज है, सिस्प्लाटिन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये बॉडी के अपने ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं. मोनोक्लोनल मींस कि एक ही जैसे क्लोन की एंटीबॉडीज बनाती हैं और वो क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं. द फोर्थ टाइप एल एस्पार्जिनेज, ये एक एंजाइम है जो कि ऐसे मेटाबोलाइट बनाता है, इस तरह से फॉर्म करता है प्रोडक्ट्स के, वो एक्ट करते हैं एज अ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स. सो टुडे और टॉपिक ऑफ डिस्कशन बेसिकली फर्स्ट हाफ ऑफ दिस लेक्चर आपको पढ़ाऊंगी. पहली जो ड्रग है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वो देख लेते हैं. उनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, प्लांट डेरिवेटिव्स एंड एंटीबायोटिक्स. ठीक है मैम. नाउ जी मैम स्लाइड्स नहीं आगे हो गई, बस फर्स्ट पे है. अब हो रही है, हो रही है? नो मैम. सब बच्चों की स्टिल हुई भी है, पहली स्लाइड ही शो हो रही है सबको? यस मैम. कौन सी वाली शो हो रही है आपको? मैम फर्स्ट बिल्कुल मैम, जहाँ पे कोर्स कोड लिखा होता है. आप देखें. मैम स्टिल नो वही है. मैम. कौन सी शो हो रही है अभी, पढ़ के बताओ ये कौन सी स्लाइड है? मैम मैम कोर्स कोड वाली फर्स्ट. और फॉल 2020 वाली. ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वाली स्लाइड है, यही है? नो मैम. नो नो मैम. मैम. कौन सी शो हो रही है आपको? मैम मैम कोर्स फर्स्ट कोड बिल्कुल वाली फर्स्ट. वेरी फर्स्ट साइड. एक मिनट. अब शो हो रही है? यस मैम. कौन सी शो हो रही है? क्लासिफिकेशन फर्स्ट वाली अभी. नो मैम, अभी भी सिर्फ फर्स्ट ही शो हो रही है. फर्स्ट ही शो हो रही है. बच्चों आज ये ना फिर मसला हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट. अब देखें. मैम स्टिल फर्स्ट सर्च हो रही है. अब बताएं. यस मैम अब हो रही है. हो रही है? मैम ठीक है, अब हो रही है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में आपको बता रही थी कि फर्स्ट क्लास इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को फर्दर डिवाइड करते हैं. सेकंड क्लास इज हार्मोन्स एंड द थर्ड क्लास इज मिसलेनियस. ठीक है, फर्स्ट क्लास साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एज अ नेम इंडिकेट्स इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द सेल्स. ठीक है, सेल्स को डिस्ट्रक्शन करते हैं ये जो ड्रग्स हैं. इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं, इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व्ड इन डीएनए सिंथेसिस को अफेक्ट करता है. एंड द थर्ड इज प्लांट डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. ठीक है, और अनदर इंपॉर्टेंट क्लास इज एंटीबायोटिक्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन साइटोटॉक्सिक ड्रग. Second class is hormones. How hormones affect the cancerous tissues, ठीक है, and how hormones basically act as chemotherapeutic agents like glucocorticoids का मैं आपको बता रही थी इफेक्ट के. जब हम corticosteroids पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि corticosteroids क्या करते हैं, glucocorticoids स्पेसिफिकली उसमें वो लिम्फोइड टिश्यूज को इनहिबिट करते हैं, लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज करते हैं. तो दे आर बेसिकली आल्सो यूज्ड एज अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स इन
लिम्फोमास, ठीक है। लिम्फोमास क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू का ट्यूमर होता है। हॉजकिन लिम्फोमा भी होता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी होता है। इसी तरह एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमास के पेशेंट्स में यूज करवाया जाता है, प्रोजेस्टेरिन्स को भी यूज करवाया जाता है एज कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, और एंटी एंड्रोजेंस को भी। अब ये है कि ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है, दिस इज नॉट यूज्ड अलोन, ठीक है। इट कैन यूज or it must be used along with other chemotherapeutic agents, combination therapies दी जाती हैं। और कुछ ड्रग्स जो हैं उन्हें मिसलिनियस में डाला गया है। कुछ 3-4 ड्रग्स हैं जो कि जिसकी एक अलग क्लास बना दी गई है। दे आर आल्सो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, हाइड्रोक्सीयूरियाज हैं, सिस्प्लैटिन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, एल-एस्पार्जिनेज। इसमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये बेसिकली दीज आर एक्चुअली द एंटीबॉडीज व्हिच आर व्हेन गिवन टू द पेशेंट, दे एक्टिवेट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं, और इस तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी के अंदर जो कि कैंसर सेल्स की डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, ठीक है। अब नजर आ रहा है सबको साइटोटॉक्सिक एजेंट्स वाली ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वाली स्लाइड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, first of all we have to study alkylating agents. Cytotoxic drugs को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। Cytotoxic drugs एक होते हैं alkylating agents, the second one are anti-metabolites जो कि metabolic pathways synthesis of DNA को inhibit करते हैं। The third one are plant derivatives. आज हम इस लेक्चर में सिर्फ ये alkylating agents को डिस्कस करेंगे, और alkylating agents में जो फोर्थ वन है that are antibiotics, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेक्चर कवर करेंगे जिसमें आ जाएगा जो हार्मोन्स हैं और मिसलेनियस हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर alkylating agents and how they decrease or they inhibit the DNA synthesis, ठीक है। किस तरह से ये सेल्स पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं, किस तरह से सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? The main mechanism of action is they contain chemical groups that can form a covalent bonds with particular nucleophilic substances in the cell. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस के साथ, रिएक्टिव कार्बोनियम आयंस बना लेते हैं, एंड इन दिस वे ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए करते हैं। दे आर हैविंग बायफंक्शनल एबिलिटी। बायफंक्शनल एबिलिटी मींस कि अगर हम ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड दीज आर द अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग, ऐसे ही होता है। बायोफंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये इंट्रा चेन एंड इंटर चेन जो लिंकिंग होती है, ठीक है, इन दोनों को ये डिस्ट्रक्शन करते हैं। इन दिस वे दे डिस्ट्रक्ट द डीएनए पैटर्न, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं चेन की। इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग दोनों को ये इफेक्ट करती हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बायफंक्शनल, ठीक है। ओके, द नाइट्रोजन एट पोजीशन 7 ऑफ गुआनिन, गुआनिन आपको पता है एक अमाइनो एसिड है, उसके 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है दैट इज स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक, और दिस इज द मेन टारगेट ऑफ अल्काइलेशन इन द डीएनए। इसी तरह से जो एडेनिन और साइटोसिन अमाइनो एसिड्स है, इनकी नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 3 जो साइट्स हैं, दे आर द मोर अफेक्टेड साइट्स बाय अल्काइलेटिंग एजेंट्स। Being bifunctional, they can cause intra और interchain cross linking, abnormal base pairing और chain से CN। जो chain होती है उसकी सीजर से जिस तरह काटा जाता है, इसी तरह से chain की वो कटिंग कर देते हैं, ब्रेकेज कर देते हैं, ठीक है। Interferes not only with transcription but also with replication। जो elongation होनी होती है डीएनए की, जो स्ट्रक्चर होता है उसके रेप्लिकेशन को अफेक्ट करते हैं। दे आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स। मेन इफेक्ट इनका एस फेज ऑफ सेल साइकिल पे होता है, when some zones of DNA are unpaired and more susceptible to alkylation। जब डीएनए एक दफा अनपेयर हो जाता है तो अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो और ज्यादा, वो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो मोर वल्नरेबल टू डैमेज हो जाता है विद अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। They basically block the G2 phase and subsequent apoptotic cell death। ठीक, समझ आ गई? अल्काइलेटिंग एजेंट्स में कोई मसला तो नहीं? No, ma'am. बहुत आहिस्ता सी आवाज आई है, नो मैम, मुश्किल है। Now what are the types of alkylating agents? ये these are the categories, ठीक है, and these are the drugs involved in
दिस ग्रुप साइक्लोफॉस्फेमाइड है, मैक्लोरिथामीन है, क्लोरम्ब्यूसिल है, बुसल्फान है, ठीक है। इन चारों को भी अगर आप याद रख लेते हैं तो दैट इज ओके। ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? साइक्लोफॉस्फेमाइड inactive form में होता है when enters into the body, metabolized from the liver, get activated and in this way act as a cytotoxic molecule and cause breaking of DNA chain. Now the second group of this class cytotoxic drugs की first जो group था that are alkylating agents, जो second group था that is antimetabolites. Now what are antimetabolites? डीएनए की सिंथेसिस, जी तो पायरामिडीन और प्यूरीन है। जी डीएनए की सिंथेसिस में जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, फोलेट, प्यूरीन, पायरामिडीन्स, ये जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होती हैं ये इन सबको एंटागोनाइज करती हैं, इनहिबिट करती हैं। First of all, we have to study here folate antagonist. Folate plays a very important role for the formation of DNA. As you know, folate is converted into dihydrofolate, then into tetrahydrofolate, and in this way, it causes the synthesis of DNA by formation of thymidylate. ठीक है, तो folate antagonist कौन सा होता है? Methotrexate. Methotrexate is a very important drug, most commonly used drugs nowadays. मिथोट्रिक्सेट के बारे में अगर मैं आपसे वाइवा में पूछूं तो सिस्टमैटिक वे में जवाब देना है कि इट इज फोलेट एंटागोनिस्ट, बिलोंग्स टू एंटी मेटाबोलाइट क्लास, बिलोंग्स टू साइटोटॉक्सिक ड्रग क्लास, ठीक है। और ये है क्या? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। Folate antagonist, as the name indicates, folates are essential for the synthesis of purine, nucleotides and thymidylate, which in turn are essential for the DNA synthesis. And cell division, the main action of folate antagonist is to interfere with the thymidylate synthesis. आपको पता है कि folate किस तरह से रोल प्ले करता है डीएनए की सिंथेसिस में? डाइहाइड्रोफोलेट बनाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है, इस तरह से थाइमिडाइलेट बनाता है, डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है और दोबारा ये साइकिल चल पड़ता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा से FH2 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। बट मिथोट्रिक्सेट हैज more affinity against this enzyme, and in this way it inhibits this enzyme and it breaks the cycle of formation of DNA synthesis. समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। Okay. Tetrahydrofolate function as an essential cofactor carrying the methyl group necessary for the formation of 2-deoxyuridylate and then 2-deoxythymidylate. Basically, this is the main metabolite which causes the formation of DNA. जब यहाँ ये बनेगा ही नहीं तो DNA की synthesis नहीं होगी और इस तरह से destruction of the cells हो जाएगी। और during the formation of this, tetrahydrofolate is again converted to dihydrofolate, enabling the cycle to repeat. But methotrexate has a higher affinity for this FH2 for dihydrofolate reductase that inhibits the enzyme depleting the intracellular FH2. Now, the second drug of this class, हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट हमने मिथोट्रिक्सेट पढ़ी, दैट इज फोलेट एंटागोनिस्ट। सेकंड ड्रग ऑफ दिस क्लास इज 6-mercaptopurine, that is purine antagonist. 6-mercaptopurine is converted into the cells to ribonucleotide of 6-mercaptopurine and suppress the biosynthesis of purines and no DNA synthesis. Third drug of this class is 5-fluorouracil. It is pyrimidine antagonist. 5-fluorouracil again causes and converted into 5-fluoro-2-deoxyuridine, inhibits thymidylate synthesis and inhibits the formation of DNA. अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी जो कि alkylating agents थे, they basically causes breaking of DNA chains by forming a covalent bonds at different points of nitrogen ions on the amino acids. And the second class, that is anti-metabolite drugs, they inhibits the synthesis of DNA by inhibiting the metabolites required for DNA synthesis. जिसमें फोलेट एंटागोनिस्ट आ जाता है, प्यूरीन एंटागोनिस्ट आ जाता है, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट आ जाता है। दे आर बेसिकली द मेन आप समझ लें प्रोडक्ट्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो फोलेट एंटागोनिस्ट की ड्रग कौन सी है? मिथोट्रेक्सेट। प्यूरीन एंटागोनिस्ट वाली जो ड्रग मेन है वो क्या है? 6-mercaptopurine। एंड पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट की कौन सी है? 5-fluorouracil। ठीक है।
मिथोट्रेक्सेट एक्ट करती है फोलेट एंटागोनिस्ट एट दिस लेवल, ठीक है, जहां पे ये अभी बन रहा है, एक साइकिल चल रहा है, वो यहाँ भी इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। और जो फ्लोरोयूरासिल है, ये जो एंड स्टेज है थायमिडिलाइड सिंथेटेज, इसको इनहिबिट करती है, और जो डीएनए सिंथेसिस का ये वाला स्टेप है, ये इसको इनहिबिट कर देती है। समझ आ गई बच्चों? Yes, ma'am. Okay. The third group of drugs in this class, हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी ड्रग्स पढ़ रहे हैं एंटी नियोप्लास्टिक की? Cytotoxic drugs, ma'am. Very nice. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, उसमें हमने अभी तक कवर किया, ठीक है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में हमने अल्काइलेटिंग एजेंट्स को देख लिया, सेकंड हमने एंटीमेटाबोलाइट्स, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ड्रग्स विच आर बेसिकली साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ही हैं, और वो है प्लांट डेरिवेटिव्स। एक प्लांट है विंका रोजिया, इस प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं ये ड्रग्स, विंका अल्कलॉइड्स, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। जब विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन पढ़ेंगे आपको इससे याद रहना चाहिए कि दीज आर प्लांट डेरिवेटिव्स। अब इनका क्या रोल है? दे इनहिबिट द माइटोसिस। आपको पता है सेल जो है वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट, प्लांट डेरिवेटिव्स, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये माइटोसिस के अमल को रोक देती हैं, बाइंड हो जाती हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के साथ, इनहिबिट करती है पॉलीमराइजेशन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको पता है स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है सेल टू सेल, ठीक है। एलोंगेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट सेल बनता है, सेंट्रियोल से जो है वो एलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है प्रोटीन्स की। तो ये क्या करती है? मेटाफेज को अरेस्ट कर देती हैं ये ड्रग्स। सेल साइकिल स्पेसिफिक होती हैं और फेज स्पेसिफिक होती हैं, ओके, ठीक है। अब प्लांट्स डेरिवेटिव्स में ही जो आती हैं एक और ड्रग, दैट आर पैक्लिटेक्सिल। ये भी यू ट्री से ऑब्टेन की जाती है, द सेम फंक्शन, माइटोसिस को इनहिबिट करती हैं, कॉज करती हैं सेल डेथ, ठीक है। और एक और इसमें ड्रग आ जाती है एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, ये भी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। पोडोफाइलोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम द पोडोफाइलम पेल्टेटम, इनहिबिट करती है एंजाइम टोपोआइसोमेरेज 2 को, लीडिंग टू डीएनए डैमेज, ठीक है। माइटोसिस को बेसिकली ये क्लास इनहिबिट करती है। अगर हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स देख लें तो हमारी साइटोटॉक्सिक ड्रग की जो पहला वाला क्लास ऑफ ड्रग है अल्काइलेटिंग एजेंट्स, वो डीएनए की ब्रेकेज करती है एट डिफरेंट लेवल्स, इंट्रा एंड इंटर क्रॉस जो लिंकिंग चेन्स होती है इनको ब्रेक करती है। जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं वो डीएनए की सिंथेसिस में जो हमें मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड है उनको एंटागोनाइज करती है। जो थर्ड टाइप है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में वो है प्लांट डेरिवेटिव्स, विंका डेरिवेटिव्स, ये क्या करती हैं? माइटोसिस को इनहिबिट कर देती हैं। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ ड्रग इन दिस क्लास साइटोटॉक्सिक एजेंट्स आर एंटीबायोटिक्स। हाउ एंटीबायोटिक्स एक्ट्स? इसमें सबसे पहले आ जाती है डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन क्या करती है? इट इंटरकलेट्स विद द माइनर ग्रुप्स ऑफ डबल हेलिक्स बिटवीन growth GC base pair of DNA and interferes with the movement of RNA. Basically, dectinomycin interferes with the DNA and RNA formation and preventing transcription, ठीक है, by inhibiting this enzyme topoisomerase, ठीक है। तो the main function of this antibiotic class is to inhibit DNA, RNA polymerase and preventing transcription. Second drug is doxorubicin, antibiotic है ये भी, it also inhibits DNA and RNA synthesis, ठीक है, by activating topoisomerase 2. What is topoisomerase 2? It is an enzyme which is involved in breaking as well as stabilizing the DNA, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? इस एंजाइम को या तो इनहिबिट कर देती हैं या उसको स्टेबलाइज इस तरह से करती हैं कि डीएनए की सिंथेसिस इफेक्ट हो जाए, आरएनए की सिंथेसिस इफेक्ट हो जाए। और डॉक्सोरूबिसिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये सुपर ऑक्साइड आयंस बनाती हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो कि बहुत डैमेजिंग होते हैं फॉर द डीएनए और सीजर के तौर पे एक्ट करते हैं और डीएनए को ब्रेक कर देते हैं।
Bleomycin is metal chelating glycopeptide antibiotics obtained from Streptomyces verticulus. ये क्या करते हैं, कॉपर और आयरन आयन बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड आयंस बनाते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं डीएनए के साथ, डिग्रेड कर देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं फ्री बेसिस को. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. हम लोग यहाँ इस टेबल से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला लेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे जिसमें हार्मोन्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने हैं, मिसलेनियस में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, एंड हाउ रेजिस्टेंस डेवलप्ड अगेंस्ट एंटी कैंसरस ड्रग्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपीज क्यों दी जाती हैं और कॉम्बिनेशन थेरेपीज कैसे इफेक्टिव होती हैं, किन किन कार्सिनोमास के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं. ठीक है, समझ आ गई. ये लेक्चर की पीपीटी और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देती हूँ और बच्चों प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के दौरान फार्माकोलॉजी को रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गई है सबको जो दूसरा एग्जाम है सिनेरियो बेस्ड उसके टॉपिक्स की. मैम एक दफा रिपीट कर दें प्लीज. जो सिनेरियो बेस्ड एग्जाम 2 है दैट विल हेल्ड ऑन 12th of January. एक्सक्यूज मी मैम. टाइमिंग्स आपके साथ में डिसाइड कर लूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. जी जी एक्सक्यूज मी बोलें. मैम. जी बताएं. जी जी कौन बात कर रहा है? यस मैम. जी बोलो. बच्चों स्ट्रेंथ कम क्यों है? एग्जाम है बच्चों का, स्टूडेंट्स का कुछ का 35 ma'am, आज स्टूडेंट्स viva है. क्लास में. आप लोग कहते नहीं हो कि आपकी क्लास है फार्मा की? मैम मैंने ये कहना था आपसे कि हमारे पास एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हैं, फिर भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो इसकी क्या रीजन है कि बच्चों इसकी रीजन ये है, मैं आपको बताती हूँ. इसकी रीजन ये है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डायग्नोज कार्सिनोमा एट व्हाट स्टेज. ठीक है, एट विच स्टेज. अगर तो पेशेंट डायग्नोज स्टेज 3 और 4 पे हुआ है तो ऑब्वियसली उसका जो आप ये समझ लो सर्वाइवल रेट कम होगा. अभी यही तो आपको मैं बता रही थी कि जो स्टेज 1 कार्सिनोमास होते हैं, अगर आप उसी वक्त पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हो तो उसमें अभी कार्सिनोमा जो है डिसेमिनेट नहीं हुआ होता, लोकलाइज होता है. आप सर्जिकली उसे रिमूव कर लेते हो और पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट डायग्नोज स्टेज 3 और 4 पे होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना, कि जब एक कार्सिनोमा पूरी बॉडी में फैल गया है तो उसको डील करना या उसको ट्रीट करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है, स्टेज 4 का तो ये मतलब है कि अब उसमें मेटास्टेसाइज हो गया है, डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया. ठीक है, तो उसमें तो समटाइम्स पेलिएटिव ट्रीटमेंट ही होती है, क्यूरेटिव तो नहीं होती. क्यूरेटिव और पेलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? क्यूरेटिव मींस कि क्योर कर दिया आपने पेशेंट को, बिल्कुल पेशेंट इरेडिकेट कर दी डिजीज. पेलिएटिव ट्रीटमेंट इज के अब पेशेंट की डिजीज इतनी एडवांस हो गई है कि आप उसे क्योर तो नहीं कर सकते, बट आप ट्रीटमेंट इसलिए देते हो कि ताकि आप पेशेंट की मिजरीज को कम कर सको. ठीक है, कार्सिनोमा के पेशेंट में समटाइम बहुत ज्यादा पेनफुल होता है कि एक जगह पे सेल्स की ग्रोथ हो रही है, वहां पे बहुत पेन होती है, तो आप पेन किलर्स देते हो या कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स दे रहे होते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मिजरी ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट की एट विच स्टेज दे आर डायग्नोज्ड. ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस है तो ट्रीटमेंट क्यूरेटिव होगा, लेट डायग्नोसिस है तो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. समझ आ गई? जी ठीक है मैम. तो मैम ऐसा चांस हो सकता है कि एंटी कैंसरस ड्रग्स दे रहे हैं तो उसके बावजूद वो एडवांस स्टेज में चला जाए? ऐसा उस सूरत में होता है कि जैसे अगर आपने पेशेंट को स्टेज 1 थी, ठीक है, सर्जिकली रिमूव कर दिया कार्सिनोमा, और उसको उसके बाद उसको कीमोथेरेपी थेरेप्यूटिक एजेंट्स दिए जाते हैं कि अगर बॉडी में कहीं थोड़ा बहुत रह गया तो वो खत्म हो जाए. बट समटाइम्स क्या होता है कि आपने एक जगह से तो सर्जिकली रिमूव कर दिया, लेकिन समटाइम्स वो किसी और जगह पे भी होता है प्रेजेंट, लिम्फ नोड्स में चला जाता है, मेटास्टेसाइज हो जाता है और आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि पेशेंट जो है स्टेज 2 में चला जाएगा अगर कहीं और आपने सर्जिकली उसे रिमूव नहीं किया. और दूसरा ये कि जब आप कहीं पे भी किसी कार्सिनोमा को रिमूव करते हो तो कोशिश यही की जाती है कि वहां पे कंप्लीट क्लियरेंस की जाए.
अगर छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की, जो यूट्रस का कार्सिनोमा होता है, बच्चेदानी के कार्सिनोमा होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब डायग्नोज होता है वो यूट्रस भी निकाल दी जाती है, ओवरीज, ट्यूब्स, इवन के जो पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह की जो लिम्फेटिक जो होती है, आप ये समझ लो कि एक्सेसिव फ्लूइड जो ड्रेनेज होती है लिम्फेटिक्स में होती है, लिम्फ नोड्स में ज्यादा चांसेस होता है जाने का, ठीक है। तो वैसे तो कंप्लीट क्लियरेंस कर दी जाती है, रिमूवल कर दी जाती है, बट अगर कहीं ना कहीं रह जाए तो ऑब्वियसली वो स्टेज 2 स्टेज 3 में जा सकता है, ठीक है। और पेशेंट्स को सर्जिकल रिमूवल के बाद भी कीमोथेरेपी दी जाती है इन ऑर्डर टू इरेडिकेट एनी सिंगल सेल ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट दी जाती है। रेडियोथेरेपी स्टेज 2 3 में दी जाती है कि जिसमें रेडिएशंस भी दी जाती हैं, साथ साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है ताकि कैंसर सेल्स को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाए। समझ आ गई? जी ठीक है मैम। ओके, अटेंडेंस लगवा ली अपनी। अहमद इलियास, Present, ma'am. एहसन इशफाक, Present. आयरा ईमान, प्रेजेंट। आमना नाज, प्रेजेंट। आमना समन, Present, ma'am. अनम लतीफ नियाजी, अनम रशीद, मैम अनम लतीफ प्रेजेंट है। ओके, अनम रशीद, अनीजा फयाज, अरीशा यूनस, प्रेजेंट। अरूज फातिमा, मैम Present, ma'am. अलीशा प्रेजेंट। ठीक है ठीक है, अरसलान रफीक, असद बेग, Present, ma'am. आसिफ आसिफ, अस्का दिलशाद, Present. दुरे शहवार, Present, ma'am. फातिमा मलिक, प्रेजेंट मैम। फिजा आरिफ, Present, ma'am. हफ्सा मसूद, हिरा खान, मैम उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। किसका? मैम हेरा का। ओके, हुसनैन जफर, इकरा बशीर, प्रेजेंट मैम। इरसा, प्रेजेंट। इस्मा खालिद, प्रेजेंट मैम। फंजुल कमाल, Present, ma'am. लाइबा आजम, प्रेजेंट मैम। लाइबा नईम, मारूफ, माहा मुनीर अमान, प्रेजेंट मैम। मरियम, मिनाहिल, प्रेजेंट मैम। मिशाल ताहिर, मैम उसका नेट चला गया, उसने आपको मेल भी किया मिशाल ने। प्रेजेंट ओके, मैम। मोहम्मद आसिफ, ठीक है, मोहम्मद आसिफ, Present. मोहम्मद हैदर अली, मैम मरियम प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद हैदर अली Present, ma'am. प्रेजेंट, ओके, मोहम्मद हैदर अली, प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद इब्तिसामुल हसन, Present. मुशीरा जहां मुजम्मिल, मैम मरियम प्रेजेंट। मरियम की प्रेजेंट लग गई है। नाहीद शौकत, निदा वसीम, प्रेजेंट मैम। पाकीजा इकबाल, राबिया असलम, रगद अब्दुर्रहमान, रमीशा फातिमा, Present, ma'am. रामिश शौकत, Yes, ma'am. रिदा जावेद, रुबाब अशरफ, प्रेजेंट। सबा मुनीर, प्रेजेंट। सादिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। सहर सईद, प्रेजेंट। सलाहुद्दीन, शाफिया सुहेल, शानजा अकरम, प्रेजेंट। सईदा फरवा जैदी,
तैमूर अजहर, मैम मेरी प्रेजेंट लगाती हूँ। मैम कौन तैमूर का नेट present? डिस्कनेक्ट। तकरीम हमीद, तहरीम गफूर, प्रेजेंट मैम। उम्मे हबीबा, उरूज फातिमा, उसामा सरवर, प्रेजेंट मैम। जैनब नुमान, मैम जैनब प्रेजेंट है, उसको कनेक्टिविटी मैम इशू मेरी हो रहा अटेंडेंस लगा दे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या नाम है? मरियम। आपकी लगी हुई है बच्चे प्रेजेंट। मैम यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कब हो रही है। मैम रिदा जावेद की भी लगा दें। रिदा जावेद की। रिदा रिदा जावेद की। जावेद, ओके, रिदा जावेद, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, मैम देखिए जी जी। मैम नाहीद शौकत का इंटरनेट इशू हो गया, उसकी भी अटेंडेंस लगा दें, उसने लेक्चर लिया है। किसकी? नाहीद शौकत की। माहीन शौकत, नाहीद शौकत। ओके। मैम शाफिया सुहेल। शाफिया सुहेल, ठीक है जी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।